पूर्वी रोम साम्राज्य है, जो पूर्वी रोम साम्राज्य है, इसको बैजेंतिया साम्राज्य भी कहा गया। क्या बोले हम? जो पूर्वी रोम साम्राज्य है इसे बैजेंतिया साम्राज्य भी कहा गया। पूर्वी रोम साम्राज्य को बैजेंतिया साम्राज्य भी कहा गया। इसे भी ध्यान रखिएगा कि पूर्वी रोम साम्राज्य को क्या कहा गया? बैजेंतिया साम्राज्य कहा गया, जिसकी राजधानी कहाँ हुई? जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया हुई। बात क्लियर हो गया? इसमें ये समझने वाली बात है क्या कि ये जो हिस्सा है ये यूरोप का हिस्सा पड़ता है, ये यूरोप का हिस्सा है, और ये यूरोप का जो ये पूर्वी हिस्सा है, यूरोप क्या पूर्वी हिस्सा है जिस पर रोमन साम्राज्य का नियंत्रण है, जो दो भागों में अब बट चुका है। एक तो पूर्वी साम्राज्य हो गया है, एक पश्चिमी साम्राज्य हो गया है। क्लियर बात? जो पूर्वी साम्राज्य है यानी जो बैजेंतिया साम्राज्य, पूर्वी रोम साम्राज्य को बैजेंतिया साम्राज्य कहा गया, यानी कि आप इसको मान लेते हैं हम लोग बैजेंतिया साम्राज्य। क्या मान लेते हैं? बैजेंतिया साम्राज्य, बैजेंतिया साम्राज्य मान लेते हैं। ठीक है। और ये तुर्की है, और ये तुर्की का जो है ना पश्चिम वाला भाग है। ये तुर्की कौन सा भाग है? पश्चिम वाला भाग है। ठीक है। इस तुर्की के जो पश्चिम वाले भाग है ना, इस भाग में एक छोटा सा साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था उस्मानिया साम्राज्य। क्या है? उस्मानिया साम्राज्य। तुर्की का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है वहां पर एक छोटा साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम क्या है? उस्मानिया साम्राज्य। ये धीरे धीरे काफी शक्तिशाली हो गया। उस्मानिया साम्राज्य जो है अपने अगल बगल के क्षेत्र को हराकर वहां पे अपना शासन को स्थापित कर लिया। तो इसी प्रकार से जो उस्मानिया है, इनके जस्ट बगल में कौन साम्राज्य है? बैजेंतिया साम्राज्य है। इस पर भी इसने हमला कर दिया, और इस पर भी हमला करके उसने क्या किया? बैजेंतिया साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। बात को समझ गए? और ये घटना जो है ना 1453 ईस्वी को हुआ था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं कुस्तुनतुनिया का युद्ध। क्या कहते हैं? कुस्तुनतुनिया का युद्ध। ठीक है। बैजेंतिया साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कुस्तुनतुनिया थी। ठीक है। तो कुस्तुनतुनिया और उस्मानिया के बीच में युद्ध हुआ 1453 में, जिसे क्या कहा गया? कुस्तुनतुनिया का युद्ध। और इसमें जीत किसकी हुई? तो उस्मानिया साम्राज्य की जीत हुई। बात क्लियर? अब ये जान लीजिए, अब जो उस्मानिया साम्राज्य है, अब इनका नियंत्रण हो गया किस पर? बैजेंतिया साम्राज्य पे हो गया। यानी कह सकते हैं जो यूरोप का पूर्वी वाला हिस्सा है ना, उस पर उनका अब नियंत्रण हो गया। अब जो यूरोप का लोग था, उन्हें काफी परेशानी होने लगा। कहाँ तक आने में? भारत तक आने में। क्यों होने लगा? क्योंकि उस पर अब एक नया साम्राज्य स्थापित हो गया। वो अपने तरीके से टैक्स लगाता था यूरोप के वासियों पर, यूरोप के व्यापारियों पर, जो काफी महंगा था। तो इस पीरियड में उसने कहा कि अब इस रास्ते से व्यापार करना काफी कठिन हो गया है, अब मुझे दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। तो यूरोप वासियों ने दूसरे रास्ते से उसने व्यापार करने का प्रयास किया। वो दूसरा रास्ता कौन था? वो अरब का रास्ता था। अगर मैं एक रफ नक्शा बनाऊं, और देख लीजिए, अगर मैं एक रफ नक्शा बनाऊं तो उसके माध्यम से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, क्या समझ पाएंगे? ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप, ये क्या? अफ्रीका
महाद्वीप है। ठीक है, मैं एक तरफ नक्शा बनाया। ठीक, ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, ये तो भारत है और ये अरब है। क्या है? अरब है। ये क्या है? अरब है। जो अरब के व्यापारी थे, जो अरब के व्यापारी थे, ये हिंद महासागर है। ये क्या? हिंद महासागर, महासागर। जो अरब के व्यापारी थे, इस हिंद महासागर पे इसका कब्जा था। इसका क्या था? कब्जा था। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या था यूरोप के पास? यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पे क्या? यूरोप है। अब यूरोप के पास दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम जो है इस अरब के सहयोग से भारत तक पहुंचे। इसके लिए दो खाड़ी थी, एक लाल सागर था और एक जो है, एक लाल सागर था, एक फारसी खाड़ी थी। ये फारसी खाड़ी हो गई, ये लाल सागर हो गई। जो दोनों जो है भूमध्य सागर से जुड़ती थी। लाल सागर और फारसी खाड़ी, ये दोनों किससे? भूमध्य सागर से जुड़ा करता था। ठीक है, और भूमध्य सागर के बगल में इटली फ्रांस वगैरह होता था, वहाँ पे सामान जाकर देता था अरब के लोग, और उन सामान को अरब के लोग जो उनको काफ़ी महंगा में सामान देता था। ठीक है, क्लियर? तो मतलब एक ऑप्शन क्या था कि हमको जो है यहाँ से अरब के माध्यम से हम जो भारत तक पहुँचेंगे। अब इनके पास केवल यही रास्ता बच गया, अरब के माध्यम से जो है हमें भारत तक पहुँचना है। तो बाद में अरब के लोग ने भी यूरोप के व्यापार पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया। तो इस कारण से इसे यहाँ पर भी इस रास्ते को भी छोड़ना पड़ा। तो एक रास्ता तो ये था भारत तक आने का, और दूसरा रास्ता क्या था कि अरब की सहायता से हमें भारत तक पहुँचना हिंद महासागर से होते हुए। अब उस पर भी काफ़ी टैक्स लगा दिया। तब इस स्थिति में जो यूरोप के व्यापारी थे, उसने एक नया विचार को, उसके दिमाग में एक नया विचार आया कि अब जो है हमें एक नया रास्ता को खोजना, एक अपना रास्ता जो है ना बनाना है, जो किसी के नियंत्रण में नहीं हो। तो इसके लिए उसने सबसे पहले यूरोप के जो एक देश है उसका नाम स्पेन है। क्या नाम है? स्पेन ने 1492 ईस्वी में भारत को खोजने के लिए अपने एक नाविक को भेजा जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस को अफ्रीका की जो पश्चिमी तट है, या कह सकते हैं कि इसकी मतलब अफ्रीका पश्चिमी तट की जानकारी कम थी, या कह सकते हैं कि इसको जानकारी कम थी। इसको कोलंबस को जानकारी कम थी, तो जानकारी के अभाव में वह भारत नहीं पहुंचकर वो इस तरफ आ गया, और इस तरफ जो है ना अमेरिका पड़ता है, उसने अमेरिका को खोज लिया। किसे खोज लिया? अमेरिका को खोज लिया। 1492 ईस्वी को खोज लिया उसने, अमेरिका को खोज लिया। कौन? कोलंबस। तो इस प्रकार से स्पेन से व्यापार होने लगा, किसके बीच में? अमेरिका के बीच में होने लगा, और लंबे समय तक व्यापार हुआ। फिर बाद में वहाँ पर भी जो है अमेरिका के लोगों ने उसे हटाया युद्ध के जरिए। जब पुर्तगाल के पड़ोसी देश स्पेन ने जब अमेरिका को खोज लिया, तो अब पुर्तगाल ने चाहा कि हम भी जो है ना भारत को खोजें, हम भी भारत को क्या करें? खोजें। तो पुर्तगाल के व्यापारियों ने भी भारत को खोजने का अब है ना प्रयास करने लगा। तो यहाँ पर मान लेते कि ये क्या पुर्तगाल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतर नेविगेटर थे जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। क्या नाम था? प्रिंस हेनरी। हेनरी कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के ये राजकुमार थे। ये समुद्र के अभियान में काफी रुचि रखता था। इसने प्रिंस हेनरी ने ये जो अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, ठीक है, ये प्रिंस हेनरी ने अपने समय में बहुत सारे अभियान को भेजा था
जिसका ये अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है ना, इनका मैप तैयार करवा लिया। क्या करवा लिया? इसका मैप तैयार करवा लिया। मैप तैयार करवाने के बाद अब जो भी नाविक थे उसे जो है आने जाने में, जो पश्चिमी तट है अफ्रीका का, उसे आने जाने में सहूलियत होने लगा, आसान अब होने लगा उसको। ठीक है। इसी प्रकार से उसने एक व्यक्ति था, उसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। क्या बोले? बार्थोलोमेव डियाज। ठीक है। ये बार्थोलोमेव डियाज कौन था? ये नाविक था। कहाँ का? पुर्तगाल का नाविक था। प्रिंस हेनरी ने कहा कि आपको भारत को खोजना है, आपको भारत को खोजना है। तो प्रिंस जो बार्थोलोमेव डियाज था, उसने प्रिंस हेनरी की बात को मानते हुए वो जो है इस अफ्रीका के तट है ना, इस तट को इसने मतलब इस तट के जरिए आगे बढ़ते हुए इस बिंदु पे आया, और इस बिंदु का नाम है द कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम है? गुड होप। मतलब अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले बिंदु पे आ गया। ध्यान रखिएगा, जो बार्थोलोमेव डियाज है ना, अफ्रीका के पश्चिमी तट तक सबसे लंबी यात्रा करने वाले पहले नाविक थे। मतलब यहाँ तक अभी तक कोई व्यक्ति इससे पहले नहीं पहुंचा था। केवल पहला व्यक्ति कौन है? बार्थोलोमेव डियाज जो है यहाँ तक पहुंचा था। मतलब सबसे लंबी दूरी, अफ्रीका के तट पर सबसे लंबी दूरी तय करने वाला अभी तक का पहला व्यक्ति कौन है? वो बार्थोलोमेव डियाज है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर कुहासा काफी लगा हुआ था, तूफान भी काफी था। तो जिस कारण इसे आगे का रास्ता का पता नहीं चला, तो इसने वापस हो गया यहीं से क्या हो गया? वापस हो गया, अब पुनः अपने देश में चले गया। तब इनके बाद इनके जगह पर एक नए व्यक्ति आते हैं, उसका नाम है वास्को डी गामा। कौन आते हैं? वास्को डी गामा आते हैं। तो वास्को डी गामा को कहा, अब प्रिंस हेनरी बोलता है वास्को डी गामा को कि आपको भारत को खोजना है किसी भी कीमत में। ठीक है। तो प्रिंस हेनरी की बात को मानते हुए वास्को डी गामा ने 1498 में 4 जहाजों के साथ वो निकला, और यहाँ तक तो आ गया आसानी से, क्योंकि इससे पहले बार्थोलोमेव डियाज आया था। यहाँ तक आसानी से आ गया। अब यहाँ से इसे इस वाले जगह यानी भारत में प्रवेश करना है। तो भारत में कैसे जाएगा, इसे तो पता ही नहीं था कि भारत में कैसे जाएंगे। तो इस जगह पर कहा जाता है कि जो वास्को डी गामा है उसे एक व्यक्ति मिला, उसका नाम था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक कहा जाता है कि ये अरब का था और ये कोई व्यापारी था। तो अरब का था, ये व्यापारी था। तो पहले तो अरब और भारत काफ़ी बढ़िया संबंध था, इस रास्ते से जाया करता था व्यापार करने के लिए। तो अब्दुल मलिक ने वास्को डी गामा को ये एक अनुमान के रूप में बताया कि अगर आप इस रास्ते से अगर ऐसे करके जाइएगा तो आपको भारत मिल जाएगा। तो अब्दुल मलिक के दिए हुए निर्देश पे वास्को डी गामा जब आगे बढ़े तो वह जो है ना भारत तक पहुंच गया, और भारत के जिस तट पे पहुंचा था उसका नाम था मालाबार तट। ठीक है। तो यानी वास्को डी गामा जो है ना मालाबार तट पर पहुंचा था, मालाबार तट पर पहुंचा था। अगर इधर देखिएगा तो ये हो गया कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट। और ये पश्चिम वाला जो है ये मालाबार तट है, जिसमें केरल आता है। कोरोमंडल और कोरोमंडल में ये तमिलनाडु आता है। ठीक है। मालाबार तट के जो है ना केरल में पहुंचा था, और केरल के जिस जगह पर पहुंचा उसका नाम था, केरल के जिस जगह पर पहुंचा था उसका नाम था, ध्यान रखिएगा, उसका नाम था कालीकट। क्या नाम था? कालीकट। और कालीकट एक बंदरगाह था। क्या था? कालीकट एक बंदरगाह था।
इस कालीकट को वर्तमान में कोझिकोड कहा जाता है। कालीकट को वर्तमान क्या कहता है? कोझिकोड कहा जाता है। ठीक है, कोझिकोड कहा जाता है। यहाँ पर पहुंचा और यहाँ के शासक थे, उसका नाम जमोरिन था। तो जमोरिन ने इनका काफी स्वागत भी किया, भव्य स्वागत किया यहाँ पे। और जब यहाँ पे आए, जब उनका स्वागत किया, यहाँ पर 3 महीने तक रहा और इसने यहाँ से मसाले, जड़ी बूटियाँ, काली मिर्च ये सब लेकर गए और 60 गुना मुनाफा में अपने देश में जाकर बेचा। ठीक है, तो अब इस प्रकार से एक नया मार्ग का खोज हो गया वास्को डी गामा के द्वारा, और अब जो है व्यापार होने लगा। ठीक है, इसमें अच्छी ध्यान रखिएगा कि इस जो भारत है ना, इस पर अरब का, तुर्की का पहले से नियंत्रण था। अरब और तुर्की जो है ना, इनका विरोधी था। किसका? पुर्तगाल का विरोधी था। कौन था? पुर्तगाल का विरोधी था। इन दोनों ने, जो जमोरिन था, उनको भड़काने का प्रयास किया, कहा कि आप इसे जगह मत दीजिए, ये जो है यहाँ पे अपना शासन कायम करने के लिए आया है। लेकिन फिर बाद में जो है वास्को डी गामा उनसे बातचीत की, उनको मनाने का प्रयास किया और मान भी गया। तो 3 महीने तक यहाँ रहा, 3 महीने के बाद फिर वापस चले गए। फिर वहाँ से आए और भी नाविक आए और भी व्यापार आए, इनके बाद जाकर व्यापार स्टार्ट हो गया। तो फिर इससे आगे देखेंगे क्या हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि अभी का वीडियो आप लोगों को, अभी का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।